नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं अभी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसकी आज आखिरी क्लास है और आज ये पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो 50-50 प्रश्न कर रहे हैं प्रत्येक सेट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार में है, दम्फा मिजोरम में है, नामेरी कहाँ पर है? असम में, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बुक्सा, क्योंकि बुक्सा बिहार में नहीं है। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो 101 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो पहला है कथन, किसानों का अपनी फसलें काटना। दूसरा है कपड़ा मिलों का कच्चे माल कपास को कपड़े में बदलना। तीसरा, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। और चौथा है किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। तो वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण कौन कौन करते हैं? तो किसानों का अपनी फसलें काटना, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कपड़ा मिलों का कच्चे माल कपास को कपड़े में बदलना। ठीक, ये दोनों होंगे। पहले इनके देखते हैं विकल्प। पहला दूसरा किसमें? ए में है। तो 102 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 102 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महालनोबिस मॉडल है, दूसरा योजना छुट्टी, और तीसरा है आवर्ती योजना रोलिंग प्लान। तो ये जो महालनोबिस मॉडल है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का है, 1956 से 1961। कब? 1956 से 1961 का है। योजना छुट्टी योजना अवकाश कब का है? 1966 से 69 था। ठीक है, और आवर्ती योजना कब शुरू हुई थी? तो आवर्ती योजना, या जिसे हम बोलते हैं रोलिंग प्लान या वार्षिक प्लान, ये शुरू हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। तो 1, 2, 3 ही उत्तर हो जाएगा, और 103 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, महालनोबिस मॉडल याद रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का है। योजना छुट्टी योजना अवकाश कब शुरू? 1966 से 69। आवर्ती योजना या रोलिंग प्लान कब का है? 1978 का है। ठीक, तो 103 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में एक तरफ कर्व दिए हैं, दूसरी तरफ उनका इंडिकेशन दिया है, मिलान करना है। ठीक, सूची 1 का, सूची 2 से, लिस्ट 1 का, लिस्ट 2 से। तो लॉरेंज वक्र का क्या कार्य होता है? तो लॉरेंज वक्र जो है वो क्या करता है? आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता को दर्शाता है। क्या? लॉरेंज वक्र। एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता को क्या करता है? दर्शाता है। और फिलिप्स वक्र का क्या करेगा? ये मुद्रास्फीति और रोजगार को दर्शाता है। किसको? मुद्रास्फीति और रोजगार को। फिलिप्स। एंजल वक्र क्या करता है? आय और खाद्य पर व्यय का अनुपात बताता है। क्या? एंजल वक्र आय और खाद्य पर व्यय का अनुपात बताता है। और लॉफर वक्र क्या करता है? कर दरें एवं कर राजस्व बताता है। कर दरें एवं कर राजस्व को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला, और तीसरे का क्या हो जाएगा? चौथा, और लॉफर वक्र का क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट वक्र पूछ लिया जाता है, चाहे आर ओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। उत्तर में देखते हैं 3, 1, 4, 2 किस में है? सी में है। 3, 1, 4, 2, तो 104 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित क्या करती है? कृषि मूल्यों पर स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य देना, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। तो तीनों ही विकल्प सही हैं, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा। 105 का क्या होगा? सी। 106 में सूची फसल का प्रजाति से मिलान करना है। 106 में क्या है? एक तरफ फसलें दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रजातियां दी हैं। तो धान धान की किस्म कौन सी है इसमें? रत्ना, नीलम, रचना, वरुण। तो धान की किस्म वो है, धान की किस्म क्या है? धान की है रत्ना। क्या है? धान की रत्ना है। सरसों की क्या है? वरुण है।
अलसी, अलसी की क्या है, नीलम है, और मटर की क्या है, रचना है। ये हैं, ठीक है। अब इनकी जो किस्में वो पूछी जाती हैं, जैसे धान की किस्म रत्ना होती है, जया होती है, पद्मा होती है, अमन होती है, बोरो होती है, पूषा होती है, सुगंधा होती है। ये क्या है, ये धान की किस्में है, तो पूछ लेता है सुगंधा किसकी है, धान की, पूषा धान की है, ठीक है। गेहूं की फसलें क्या, गेहूं की किस्में क्या हैं, कल्याण है, सोना है, सोनालिका, ये किसकी हैं, गेहूं की किस्में हैं। अलसी की हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर सत्रा, ये किसकी हैं, अलसी की, नीलम, नीलम, हिमानी, मुक्ता, जवाहर सत्रा, ये सब किसकी हैं, अलसी की हैं। मटर की पूछता है तो रचना, अपर्णा, सपना, पूषा, प्रगति, ये किसकी हैं, मटर की हैं, ठीक है। गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, ये किसकी हैं, ये सरसों की हैं, ठीक है, ये सरसों की हो जाएंगी। तो सरसों की याद रखनी है, वरुण, पीताम्बरी और गिरिराज किसकी हैं, सरसों की हैं, ठीक है। मटर की क्या है, रचना है, अपर्णा है, सपना है, पूषा, प्रगति है, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट से ये पता चलता है हमें और प्रीवियस ईयर पेपर से कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रजाति, फसल की प्रजाति से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा पहले का पहला, 1 4 2 3 किस में है, 1 4 2 3 बी में है, ठीक है। तो 106 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 106 का उत्तर क्या होगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 107, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है। दूसरा है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। कृषि में शून्य जुताई के ये तीनों ही लाभ संभव हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो 107 का उत्तर देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा किसमें सही है, डी में। तो 107 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 107 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक। अगला है, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदार करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, ठीक है। दूसरा है, डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो दूसरा तो ठीक है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन साख परिदार करने में के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। और 108 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो डीसी, जो ये बैंकें होती हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सबसे प्रमुख कार्य करती हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराती हैं। क्या करती हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराती हैं। 108 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारत में विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी रामकृष्णा। कौन थे, जीवी रामकृष्णा। और 109 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अगला प्रश्न है 110, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। तेल शोधनशाला, मथुरा रिफाइनरी, बताइए आपको IOCL की कहाँ पर है, मथुरा में है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही में है, एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र में, ठीक है। कौन सा गलत हो जाएगा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये है आपका सबसे मूल रूप से कहाँ है, फूलपुर प्रयागराज में, और आंवला बरेली में, दो हो गए। और तीसरा गोरखपुर में है और कानपुर में है। तो ये 4 जिले याद रखने हैं उर्वरक के लिए। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर और प्रयागराज और बरेली। प्रयागराज में कौन सी जगह है, फूलपुर है, और बरेली में क्या है, आंवला है, ठीक। ये क्या है, उर्वरक संयंत्र हैं। तो 110 में कौन सा सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। तो 110 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, या मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के किन से प्रभावित होते हैं, इन तीनों से प्रभावित होता है, 1 2 3। तो 111 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 111 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। पहला कथन है, कोर मुद्रास्फीति तत्कालिक झटकों से भी प्रभावित होती है। दूसरा है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य एवं ईंधन के घटकों को हटाने पर कोर मुद्रास्फीति का मापन कर सकते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति है वो तात्कालिक झटकों से प्रभावित नहीं होती है,
ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा गलत, दूसरा सही है, दूसरा सही है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। 112 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। कौन कौन से चरण सम्मिलित रहते हैं वित्तीय विधायन में? सामान्य वित्तीय विधायन में, ठीक है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है भाई, शामिल होगा। दूसरा क्या है? बजट पर चर्चा, ये भी शामिल हो जाएगा। विनियोग विधेयक का पारित करना, ये हटाओ अभी। अच्छा, ये विनियोग विधेयक का पारित करना, तो ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएंगे ये, ठीक। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, और चौथा क्या है? लेखानुदान, ये नहीं होगा। वित्तीय विधेयक को पारित करना, ये भी है। तो सामान्य वित्तीय विधायन में ये चारों चरण सम्मिलित हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो 1, 2, 3 और 5। कौन कौन से? 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 किस में है? 1, 2, 3, 5 है डी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो 115 का क्या हो गया? डी। 113 प्रश्न है, तो 113 प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। बजट का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, बजट पर चर्चा हो जाएगी, विनियोग विधेयक को पारित करना होगा इसका, और वित्तीय विधेयक को पारित करना। तो 1, 2, 3, 5 किसमें है? डी में, तो डी उत्तर सही है, ठीक। अगला है राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। दूसरा है कारण। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, ये सही है, और आर इसकी व्याख्या कर रहा है। तो 114 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 114 का उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है साइंस से, साइंस शुरू हो गई अब। दाब का मात्रक क्या होगा? तो दाब का पास्कल हो जाएगा। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। ऊष्मा का जूल हो जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में? नहीं, ये किसमें? बैकुरल में। किसमें मापी जाती है? बैकुरल। तो यही वाला गलत हो गया, चौथा, ठीक है। तो 115 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल, और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकुरल, ठीक। 115 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 116 प्रकाश। इसमें युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। पारसेक क्या है? पारसेक समय की इकाई नहीं है। ये किसकी इकाई है? तो ये लंबाई की एक खगोलीय इकाई है। क्या है? ये एक लंबाई की खगोलीय इकाई है। क्या है? लंबाई की खगोलीय इकाई है, ठीक। क्या? प्रकाश वर्ष, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। डेसिबल क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। हर्ट्ज किसकी हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है, तो ये भी ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पारसेक याद रखना है, पारसेक एक लंबाई की खगोलीय इकाई है। पारसेक क्या है? लंबाई की खगोलीय इकाई। 116 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, तो ये सही है। तो पहला गलत है और आर सही है, ठीक है। कथन गलत है, कारण सही है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। ए गलत है परंतु आर सही है। किस में है? डी में है। किस में है? डी में है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला प्रश्न है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? घर्षण, प्रत्यास्थता, श्यानता या पृष्ठ तनाव? तो ये जो बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। 118 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 118 क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन ध्वनि तरंगों के विषय में सही हैं? तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगें दबाव तरंगें हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो 119 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 120 पहला कथन पढ़ेंगे यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, ठीक है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और कारण ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो वो रेफ्रिजरेटर में शीतलन को बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, ये भी सही है, ठीक। तो 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
121 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो बताना है क्या। मृग तृष्णा है, जो मृग तृष्णा वो किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। साबुन पानी की परतों का रंग, साबुन पानी की परतों का रंग व्यतिकरण का उदाहरण है। आकाश का नीला रंग होना किसका है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। और प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम स्पेक्ट्रम किसका है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है, तो मृग तृष्णा किसका हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हो जाएगा। जो साबुन की परतों में रंग होता है वो किसका है, व्यतिकरण का। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे, इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ए का पहला, बी का दूसरा, और ये हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। 121 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला है, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। कंटेनर का आयतन बढ़ेगा, कंटेनर का आयतन बढ़ेगा तब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। और दूसरा है, कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, या कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। तो क्या होगा, कब बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी, कब बढ़ेगी। 122 का उत्तर क्या होगा, तो 122 का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दो विकल्प सही हैं, पहला और दूसरा। कंटेनर का आयतन बढ़ने पर और कंटेनर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पे। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा किस में है, डी में है। तो 122 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन और दूध का खट्टा होना। तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, दूध का खट्टा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि बर्फ का गलन और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन किसका है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है ये दोनों। और ये तीसरा वाला क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो 123 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, आयनीय यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठीक, ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक, ये वाला गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और पहला सही हो जाएगा। पहला सही है तो क्या हो जाएगा, 124 का उत्तर, 124 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, किसी एक आवर्त में अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, तो ये गलत है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, ये सही है। परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है, केवल 2 सही है। तो केवल 2 सही है, किसमें, केवल 2 सही है बी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, तो 125 का क्या हो गया, बी। 25 प्रश्न और बाकी हैं आपके। 126 में एक तरफ धातु दी है, दूसरी तरफ उसके गुणधर्म दिए, मिलान करना है। ठीक है, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है, पारा का पता है आपका, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है पारा, तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक, चांदी का पता है आपको, चांदी क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, तो सी का क्या हो जाएगा, पहला। सीसा क्या हो जाएगा, विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, कौन, चांदी। अगला है, सीसा लेड क्या है, तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो 4 2 1 3 उत्तर हो जाएगा। 4 2 1 3 किस में है, 4 2 1 3 सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। कंगारू, लोरिस, एकिडिना या हेजहॉग। तो एकिडिना जो है वो क्या करता है, एक स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। ठीक, 127 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। कौन कौन सा है, जिससे हमें पता चलेगा कि पादप और प्राणी की कोशिकाओं के बीच में अंतर हो रहा है। पहला है, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिकाएं भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पूछा जाता है पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियां होती हैं। ठीक है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां नहीं होती। तो भित्तियां याद रखनी है। ठीक है, किस में होती हैं, पादपों में होती हैं, जबकि प्राणियों में नहीं होती। दूसरा है,
पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो पहला तीसरा किस में सही है? 128 में। पहला तीसरा किस में सही है? सी में है। तो 128 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 128 का उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है बहुचर्चित बबल बेबी रोग। ये पूछा जा चुका है बायोलॉजी में। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है और इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। तो बबल बेबी रोग का मतलब क्या होता है? रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बबल बेबी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबल बेबी रोग। 129 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 130 क्या है? प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो ये दोनों ही कथन प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित हैं और सत्य हैं। तो 130 का उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 130 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल नर रक्त चूसते हैं। गलत। नर तो चूस ही नहीं सकते, ठीक है। कौन चूसती हैं? मादा चूसती हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा। केवल मादा रक्त चूसती हैं, ठीक है। तीसरा है केवल मादा पौधों का रस चूसती हैं। ये भी गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। ये भी गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डेने नहीं, मादा के डेने बड़े होते हैं, ठीक है। अगला है पांचवा, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। हाँ, ये सही है। मादा के डेने बड़े होते हैं और मादा ही रक्त चूसती है। तो दूसरा और पांचवा बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पांचवा किस में है। दूसरा पांचवा किस में? डी में है। तो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी। दूसरे में क्या है भाई? दूसरे में कह रहा है कि केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है। और पांचवें में क्या कह रहा है? नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो ये भी ठीक है, ठीक है। ये मच्छरों के बारे में 2 कथन थे, वो सत्य हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। दूसरा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्ट्रीम विद्यमान रहता है। तो पहला क्या हो जाएगा? असत्य। और दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं। पहला ए क्या है? असत्य है। और बी आर क्या है? सत्य है। तो डी उत्तर हो जाएगा 132 का। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो मानव मस्तिष्क के लिए ये जो कथन बताए हैं दोनों यही सही हैं, ठीक है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करता है और शरीर को संतुलन में रखने के लिए भी उत्तरदायी है। तो दोनों कथन सही हैं 133 के। तो 133 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, ठीक। चलिए 134 देखते हैं। अगला है एक तरफ हार्मोन्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रकारें हैं। तो एल्डोस्टेरोन का क्या कार्य होता है? एल्डोस्टेरोन लवणधारक हार्मोन है और ए का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन है स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखने के लिए हार्मोन है। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन सर्केडियन लय को नियंत्रित रखता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है? गर्भ का संधारण करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 देखते हैं। 3 1 2 4 किस में आ रहा है? 3 1 2 4 आ रहा है डी में। तो 134 का उत्तर हो जाएगा डी। 134 का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 135 और इसमें ग्रंथि और हार्मोन को। तो हार्मोन ग्रंथि दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हार्मोन है, ग्रंथि है, विटामिन हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बायो के। अच्छा, पहला है अग्नाशय क्या करता है? तो अग्नाशय क्या करता है? ग्लूकागोन बनाता है अग्नाशय। तो ए का हो जाएगा चौथा। पीयूष ग्रंथि, तो अवटु ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन से, इसका किससे मिलेगा? तीसरा से। अधिवृक्क क्या है? कार्टिसोल। और वृक्क मिलेगा विटामिन डी से। वृक्क किससे मिलेगा? विटामिन डी से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 1 2 किस में है? ए में है। तो ए उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स ग्रंथि मिलान करना है, ठीक है। ग्रंथि और हार्मोन्स का। अग्नाशय ग्लूकागोन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि अवटु ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन, अधिवृक्क तो कार्टिसोल हार्मोन, और वृक्क विटामिन डी। विटामिन डी भी किस में आता है? हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है।
कथन एक, जनवरी 2024 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के 4,477 शहरों को शामिल किया गया। दूसरा कथन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की थी। तो कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? 136 का क्या हो जाएगा? 136 का हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के 4,477 शहरों को शामिल किया गया है। ए सही है, तो ए पहला सही है, तो कथन ए सही है। 136 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 136 का क्या होगा? ए। ठीक है, अब हम देखेंगे 14 प्रश्न किसके? करंट के। करंट भी आपकी अच्छा वेटेज रखती है, किसमें? PCS में और RO ARO में। तो करंट भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, करंट के लिए एक पतली वाली क्रॉनिकल आती है, वो पढ़नी है। ठीक है, वो पढ़नी है। चाहो तो मोटी वाली दृष्टि ले लो, या फिर ये क्रॉनिकल पढ़ो और ऑनलाइन देख लो कोई चैनल। ठीक है, अगला है कथन 137 नंबर है। कथन 1 में, हाल ही में निर्वाचित मणिपुर के मुख्यमंत्री जिन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत 1988 में लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। दूसरा है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 द्वारा राज्य में विधानसभाओं की सीटों की संख्या 115 प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो ये तो दूसरा वाला तो गलत है, पहला सही है। तो इसका भी क्या उत्तर हो जाएगा? 137 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 137 का ए। अगला है कथन 1, केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को वीर बाल दिवस मनाएगी सरकार। और ये आपको याद रखना है, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस और वीर बाल दिवस की भी घोषणा कर दी है। ठीक, दूसरा है, केंद्र सरकार ने सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये भी सही है, दोनों कथन ठीक हैं। तो 138 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 138 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 139 में क्या कह रहा है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश राज्य के गांव को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये तो गलत है भाई, नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2023 में नई दिल्ली में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया था। तो दिल्ली में नहीं किया था, ये भी गलत है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो 139 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 139 का क्या होगा? डी। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य ने गांगेय डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, गुजरात राज्य ने हाल ही में घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया है। तो घोल मछली को किसने दिया है? गुजरात ने। तो ये बिल्कुल सही है। और 140 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 140 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, ये करंट के प्रश्न चल रहे हैं आपके। 140 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद गुजरात से सितंबर 2023 में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत ही एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो 141 का उत्तर क्या हो जाएगा? 141 का, इसमें कथन कौन सा सही है? तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, क्योंकि ये मिशन लाइफ के ही अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। और इसका 141 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए, अच्छा अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस संस्थाओं पर कार्यान्वित रहेगा? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, दिल्ली NCR की विधानसभाओं में, उपयुक्त तीनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों में। ठीक है, किसमें? तीनों में। ठीक है, लोकसभा में भी, राज्य विधानसभाओं में भी और दिल्ली NCR की विधानसभाओं में भी। 106वां अधिनियम है, 106वां संशोधन है। ठीक है, 28 सितंबर 2023 को पारित किया गया था 106वां। अगला है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने किस पशु को देश के खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया है? मिथुन, बकरी, गेंडा, इनमें से कोई नहीं। तो किसे दिया है? मिथुन को। 143 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला है 144, नीति आयोग द्वारा जारी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की पहली डेटा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? 144 का क्या हो जाएगा? जमुई बिहार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, रायगढ़ उड़ीसा या पुणे महाराष्ट्र। तो कौन है नीति आयोग द्वारा जारी अच्छा प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों में? रायगढ़ उड़ीसा। क्या है? 144 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 144 का क्या हो जाएगा? सी। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में पार्टी ऑफ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये गलत है।
रूस देश में साइबेरियाई बाघों को 12 वर्ष बाद भारत में लाया गया, ये भी गलत है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 145 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, भूटान ने भारत से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो किससे? भूटान के साथ में शहर बनाने की घोषणा की है। अगला है, उत्तराखंड राज्य को एक दिन में सर्वाधिक 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ही सही हैं। 146 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 146 का सी। अगला है, भारत के किन शहरों को अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 147 का क्या हो जाएगा? किसे किया गया है? कोझिकोड और ग्वालियर को। 147 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 148, भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थापित किया गया है? भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थापित किया गया है? तो 148 का क्या हो जाएगा? ए, अमेरिका में। कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में। अगला है 149, भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 149 का क्या हो जाएगा? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को की है। ठीक। और क्या है? चंद्रयान भेजा गया था, इसलिए इसे 23 अगस्त को घोषणा की है। ठीक है, चंद्रयान के लिए। अगला है 150, जनवरी 2024 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 150 का हो जाएगा 80। कौन सा स्थान रहा है? 80। और 150 का हो जाएगा ए। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न हैं, उसे हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, 50 50 50। ठीक है, तो 3 क्लास में हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाया करेगा। अभी आपका अक्टूबर में, और कब है परीक्षा? दिसंबर में। तब तक हमारे सब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें लिख के याद कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।